नमो बुद्धाय, जय भीम साथियों। अभी लगभग पौने 2 साल पहले 14 अक्टूबर को मैं नागपुर गया था और नागपुर में दीक्षा भूमि जब मैं गया कोविड के दौरान, तो मैं बाबा साहेब की मूर्ति की तरफ देख रहा था। तो मुझे ऐसा महसूस हुआ, मतलब मेरा दिल मेरे से ही बात कर रहा था। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मुझे ये कह रहे हैं कि मैं हज़ारों साल की गुलामी से अपने समाज को बाहर निकाल के लाया। 4 बच्चों ने मेरी जान गंवा दी और कितनी मुसीबतों के बाद इस कारवां को यहाँ तक लेकर आया। और ये मुझे समझ आ गया था कि जाति की वजह से जातिगत उत्पीड़न है, और यहाँ काफ़ी प्रयास करने के बाद भी मैं जातिवाद को ख़त्म करने में सफल नहीं हो पाया। तो अगर अपने लोगों को जातिगत उत्पीड़न से बचाना है तो हमें अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत में बुद्ध के धम्म में आना होगा। और उसी के साथ संकल्प के साथ उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। लेकिन मैं तो 1 महीना 22 दिन बाद निर्वाण प्राप्त हो गया। मेरे बाद तुम लोग जो बाहर गुलामी से निकाला, आपको अच्छे अच्छे पदों तक पहुंचाया, आपके पढ़ने के रास्ते खोले, आपके नौकरी के रास्ते खोले, आपके एमपी एमएलए मंत्री बनने के रास्ते खोले, क्या तुम सारे गद्दार साबित हुए? क्या तुम मेरा ये सपना कि हमारे देश से जाति के नाम पे जो उत्पीड़न ये ख़त्म हो और एक प्रबुद्ध भारत बने, बौद्धमय भारत बने, जहाँ सबके लिए समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय हो, सबके लिए प्रज्ञा हो, सबके लिए सील हो, करुणा हो, क्या ये जो मेरा सपना था भारत को बौद्धमय बनाने का, क्या तुम मेरी इतनी नकारा और निकम्मी औलाद हो कि मेरा सपना पूरा नहीं कर सकते? मतलब ये मैं खुद बाबा साहेब की देखते हुए ऐसा फील कर रहा था कि जैसे शायद वो मेरे से ये कह रहे हैं। मैं वहाँ से बाहर निकला, बाहर कुछ मीडिया के साथी खड़े थे, तो मैंने उनके सामने यही बात बोल दी और मैंने कहा कि 2025 तक हम 10 करोड़ अपने लोगों को, अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत में, बुद्ध के धम्म में वापस लेकर आएंगे। वापस जब मैं दिल्ली आया तो हम लोगों ने मिशन जय भीम जो हम लोगों ने बनाया था, उसको बने कुछ महीने हुए थे, उसमें अपने सारे साथियों के साथ इस पे चर्चा की। फिर जो अलग अलग प्रदेशों के प्रतिनिधि हैं हमारे, उनसे चर्चा की। चर्चा करने के बाद फिर ये तय हुआ कि एक साथ 10 करोड़ बनाना, तो अनुभव कैसे होगा कि सफल होंगे असफल होंगे। फिर हमने इसको कहा कि इसका एक तरीका है, हम इसको चरणबद्ध करते हैं। हमने उसको 4 चरणों में बांटा कि हम 4 चरणों में दीक्षा का प्रोग्राम आयोजित करेंगे। पहला चरण इसी साल अशोक विजयदशमी को 5 अक्टूबर 2022 को डॉक्टर अंबेडकर भवन, रानी झांसी रोड, करोल बाग, जो बाबा साहब ने अपने अकाउंट से चेक काट के ख़रीदा था, उसी जगह पर, उस पवित्र भूमि पर इस बार 5 अक्टूबर को दीक्षा दिवस के दिन 10 करोड़ से ज़्यादा लोग अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत में वापस आएंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि आप धर्म परिवर्तन करवा रहे हो, तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ, मैं धर्म परिवर्तन के बेहद खिलाफ हूँ। हम कोई धर्म परिवर्तन नहीं करवा रहे। हम सिर्फ ये लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जिस तरह घर से कोई आदमी निकलता है और वो दूर चला जाता है और मान लो उसकी याददाश्त खो जाए, वो रास्ता भटक जाए, जब उसकी याददाश्त वापस आ जाती है, उसे अपने घर का रास्ता वापस याद आ जाता है, तो वो वापस अपने घर ही तो आता है फिर। तो उसी प्रकार हमारे पूर्वज बौद्ध थे, हमारी बुद्धिस्ट संस्कृति भारत से गई, पूरी दुनिया ने स्वीकार किया। आज हमें जब ये एहसास हो गया अपना इतिहास पढ़ने के बाद कि हमारा इतना गौरवशाली इतिहास है, हमारे पूर्वज बौद्ध थे, तो आज हम अपने लोगों को अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत के बारे में, अपने बुजुर्गों के इतिहास के बारे में बता रहे हैं। तो पूरा समाज तैयार हो रहा है कि हम वापस अपने घर में आएंगे, अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत में, बुद्ध के धम्म में वापस आएंगे। तो ये जो दीक्षा का प्रोग्राम है, ये बेसिकली अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत को संजोने, संवारने का, अपने समाज को वापस दीक्षित करने का ये पर्व है। इस साल 5 अक्टूबर को 10,000 का लक्ष्य रखा था, लेकिन जैसे जैसे मैंने देखा पूरे देश में जो मिशन जय भीम के लोग और बाकी भी हमारे समाज के लोग, अलग अलग संगठनों के लोग भी कोशिश कर रहे हैं, उस कोशिश से वो 10,000 जो हमने तय किया था, वही कम से कम 30-40 हज़ार पे तो अभी तक पहुंच चुका है, जो लोग रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। गुजरात में बहुत बड़े पैमाने पे लोग दीक्षा का आयोजन कर रहे हैं। हर साल वैसे तो अशोक विजयदशमी पे दीक्षा का आयोजन होता है,
भारतीय बौद्ध महासभा हर साल करती है, और भी संगठन करते हैं। लेकिन इस बार अकेले गुजरात में ही 10,000 से ज़्यादा लोग कर रहे हैं, यूपी के अंदर 10,000 से ज़्यादा लोग कर रहे हैं, दिल्ली के अंदर 10,000 से ज़्यादा लोग कर रहे हैं, बिहार में कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में कर रहे हैं, महाराष्ट्र में कर रहे हैं। तो लोग जैसे जैसे लोगों को अपने बुजुर्गों के इतिहास के बारे में पता चल रहा है, वैसे वैसे लोग वापस, चूँकि सब देख रहे हैं कि जाति की वजह से हमारे साथ जातिगत उत्पीड़न है। आए दिन मूंछ रखने पे हत्या हो रही है, घड़े छू लेने मात्र पे हत्या हो रही है, घोड़ी पे बारात निकालने पे हमला हो रहा है, सो कॉल्ड अपर कास्ट के लड़की से शादी कर ली तो मार दिया, अभी उत्तराखंड की घटना है। तो इस तरह की जो घटनाएं ये हमें शर्मसार करती हैं, इससे दुख पैदा होता है। इसी वजह से हमने सोचा कि फिर अगर जाति में बने रह के जातिगत उत्पीड़न बना रहेगा तो फिर हम इससे बाहर निकल आते हैं, हम अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत में बुद्ध के दम में वापस आते हैं। इसी संकल्प के साथ हमने इसको 4 चरण में बांटा। इस साल 5 अक्टूबर अशोक विजयदशमी 2022, जिसमें 10,000 तय किए थे, लेकिन संख्या काफ़ी ज़्यादा जा रही है। अगले साल अशोक विजयदशमी 2023 को 1 लाख लोग दीक्षा लेंगे। उससे अगले साल अशोक विजयदशमी 2024 को 10 लाख लोग दीक्षा लेंगे। और उसके अगले साल जो हमारा जो टारगेट है 2025 में 10 करोड़ लोग दीक्षा लेंगे। इसकी तैयारी में हम सब लोग लगें। समाज के जो बाबा साहेब से प्यार करते हैं, जो अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत को बचाना चाहते हैं, हम उन सब का आह्वान करते हैं, आप आइए और अपने समाज को, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, क्योंकि गुलामी फिर से हमारी तरफ बढ़ रही है तेज़ी से। गुलाम दोबारा बच्चे हमारे गुलाम ना बन जाए, क्योंकि पढ़ाई इतनी महंगी कर दी, हमसे फिर छिन जाए, हमारे बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे भविष्य में। और रिजर्वेशन लगभग ख़त्म हो गया, नौकरियां हैं नहीं। तो एक तरीके से देखा जाए तो हमारे लोगों को फिर से गुलाम बनाने की जो साजिश है, हम उस साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। और उसको फेल करने का एक ही तरीका है कि हम लोग ऐसी संस्कृति को, ऐसी सभ्यता को या ऐसे सामाजिक व्यवस्था को मजबूत क्यों करें जिसमें जाति पूछ के हमारी हत्या होती हो, जिसमें हमारे साथ जातिगत उत्पीड़न होता हो, जिसमें हमारे आगे बढ़ने का अवसर ना हो, जिसमें हमारे लिए कोई सम्मान ना हो, जिसमें हमारे स्वाभिमान पर बार बार हमले होते हों। तो ऐसी व्यवस्था को छोड़ के हम समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित, प्रज्ञा पर आधारित, सील पर आधारित व्यवस्था में वापस जाने का संकल्प हमने किया है। तो मैं तो आह्वान करता हूँ आप लोग भी कवरेज करिएगा 5 अक्टूबर को अम्बेडकर भवन के प्रोग्राम में आके। वैसे पूरे देश में प्रोग्राम है, मुझे पता आप लोग भी लगभग सभी जगह कवर करेंगे, लेकिन मैं उसके लिए आपको आमंत्रित करता हूँ। और मैं निवेदन करूँगा कि हमारे सुधीर जी इस संदर्भ में अपनी बात रखेंगे। कोई धम्म के बारे में या किसी के बारे में कोई जानकारी, क्योंकि धम्म की जानकारी बाबा साहब के जाने के बाद में, 1956 के जाने के बाद में नागपुर के लोगों से भी मैंने काफ़ी बात की। उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ भिक्खु नहीं होता था, धम्म की जानकारी क्या है उनको पता ही नहीं, क्योंकि बाबा साहब असमय चले गए। इसलिए धम्म का सारा काम बहुत लंबा पीरियड में आ गया और समझ में नहीं आया कि धम्म कैसे बढ़ाना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जागरूकता का बड़ा अभाव रहा। जहाँ जहाँ दीक्षाएं होती रहीं, दीक्षाएं चलती रहीं, दीक्षा का अर्थ भी नहीं जान पाए। दीक्षा का मतलब लोगों ने, जैसे दीक्षित होते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर दीक्षांत कार्यक्रम होते हैं, दीक्षा अंत कार्यक्रम, वैसा ही समझा। पर बुद्ध का शब्द दीक्षा नहीं है, दीक्षा शब्द है। तो अभी तक हम ओरिजिनल शब्द धम्म दीक्षा पे भी नहीं पहुँचे हैं। दीक्षा माने देखना, सीखना, जानना। भारत एक समय तक ऐसा था जब यहाँ लगभग सभी लोग दीक्षित थे, यानी देखना जानते थे। आप कह सकते हैं जागृत थे। उस जागृत समय में, उस जागृत भारत में जो बुद्ध के बाद में जागृति की आभा फैली, बुद्ध की आभा फैली, तब भारत जो नाम पड़ा है आभा रथ पड़ा। यानी आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि बुद्ध के बाद बुद्ध की आभा में रत रहने वाले लोगों के कारण इसको भारत कहा गया। आ खत्म हो गया, भारत खाली रह गया। और अशोक के समय महाभारत था, क्योंकि अशोक के समय आपके पास भूटान था, नेपाल था, चीन का हिस्सा था, म्यांमार था, आज का पाकिस्तान था, अफ़गानिस्तान था, ईरान का हिस्सा था, उधर जो हमारा मंगोलिया उसका हिस्सा था, नेपाल, भूटान, ये सारे जो कंट्री थे। इतना बड़ा आभा रथ, यानी बुद्ध की आभा में रत रहने वाला, जिसको महाभारत, और महाभारत का रचयिता हमारा
सम्राट प्रियदर्शी, अशोक। यहाँ का लगभग बच्चा बच्चा दीक्षित था। उस समय धम्मिक बोला करते थे, बौद्ध शब्द नहीं था। तो सारे धम्मिक थे, सारे दीक्षित थे और सब दीक्षा में रत रहते थे और जानते थे। तो भारत ऑफिशियली जो डिक्लेयर्ड कंट्री है वो बुद्धिस्ट कंट्री है। अगर आप पूरी दुनिया में जाएंगे और पूरी दुनिया में अगर भारत की आइडेंटिटी मानेंगे, पूछेंगे, तो भारत की जो आइडेंटिटी है वो बुद्ध से चलती है। बुद्ध के अलावा भारत की कोई पहचान नहीं है। जो भारत में चीज़ें अलग अलग चलती हैं उनकी कोई पहचान नहीं है। ये भारत के बाहर जाने वाले लोग जानते हैं, मगर जिनको भारत से बाहर जाने का मौका नहीं मिला वो इसको नहीं जानते हैं। ये जो हमारा सिस्टम और हमारी कल्चर है ये ऑफिशियली डिक्लेयर्ड है, जो अशोक ने सारे पत्रों पे लिखवाई कि भारत में बुद्ध के जनित और पुराने समणों के समण संघ के जनित कार्यक्रम पत्रों पे लिखे जाएंगे, वही चलेंगे। वही संविधान था, पत्रों पे लिखा हुआ पहला समता का विधान संविधान। ये बाद में विसंविधान बने हैं। संविधान समता का विधान तभी रहा है। उस समय अशोक के समय जो डिक्लेरेशन हुआ कि ये बुद्धिस्ट कंट्री है और इसका संविधान बुद्धिस्ट जो कल्चर उस पर आधारित है, समता पे आधारित है, वही बाबा साहब ने उठाया संविधान, यानी समता का विधान। तब से लेके आज तक इस देश का डिक्लेरेशन किसी और नाम से नहीं हुआ है। आप हिस्ट्री उठा लीजिए, अगर आप हिस्ट्री के जानकार हैं, पूरे देश में कहीं चले जाइए, दुनिया में कहीं चले जाइए, कोई नहीं कह सकता कि ये बुद्धिस्ट भारत नहीं है। इसलिए वो लोग भूल गए कि ये बुद्धिस्ट भारत है, इसका कल्चर बुद्धिस्ट है, इसका जो संविधान है वो बुद्धिस्ट है, अशोक का जो संविधान है वो बुद्धिस्ट है, बुद्ध का जो संविधान है वो बुद्धिस्ट है, और हमारे संतों का जो संविधान है वो बुद्धिस्ट है। वो टुकड़ों में टूट गया। पर इसको याद कराने के लिए, इसको निकालने के लिए बाबा साहब आते हैं, और बाबा साहब जानते हैं कि हमारे लोगों का ज्ञान इतना नहीं है कि उनको मैं ये समझाऊं कि ये तुम्हारा भारत है, तुम्हारा बुद्धिस्ट भारत है, या तुम्हारे जो कल्चर है वो बुद्धिस्ट कल्चर है। इसलिए उन्होंने 22 प्रतिज्ञा के दे के सीधा आदेश दिया कि आपने 22 प्रतिज्ञा मान के और भारत को फिर दोबारा से बौद्ध में बनाना है। बौद्ध में मतलब दीक्षित बनाना है, जागृत बनाना है, प्रबुद्ध बनाना है। उन्होंने प्रबुद्ध शब्द इस्तेमाल किया। प्रबुद्ध का मतलब है पूरी तरह से बुद्ध पे आधारित, बुद्धि पे आधारित। वो काम नहीं कर पाए, जैसा कि अभी वीरेंद्र पाल भाई साहब ने बताया है। पर जिम्मेदारी हमारी बनती है। ये जिम्मेदारी कुछ जगह पूरी हुई, पर इसकी जानकारी आधी अधूरी रही। इसलिए इस जानकारी के अभाव में हम किसी को, सबको ये नहीं बता पाए ये आज भी बुद्धिस्ट भारत है, आज भी धम्मिक भारत है, इसका कल्चर और इसका संविधान वही है। तो बुद्धिस्ट भारत से कोई और भारत बनाना चाहे तो बुद्धिस्ट भारत को ख़त्म करना पड़ेगा, तो बना सकता है। और डिक्लेरेशन करना पूरे वर्ल्ड में इतना आसान नहीं है, क्योंकि भारत का जो आइडेंटिटी है वो बुद्ध से जानी जाती है और कहीं नहीं जानी जाती। बर्मा के अंदर एक एग्जाम्पल बताता हूँ। जब बर्मा के अंदर पुराने समय में, अब से करीब 80 साल पहले, 100 साल पहले लोग हमारे जाया करते थे व्यापार करने, तो उनकी पूजा होती थी कि ये बुद्ध के देश से आए ईमानदार हैं, और उनके सामान को कोई खोल के चेक नहीं करता था कि ये आभा में रत रहने वाले, समता में रत रहने वाले ईमानदार लोग हैं। जितना वजन सामान का बोल रहे हैं उतना सामान ही है, कोई तोलता नहीं था। अभी हालत ये है कि पूरे दुनिया के अंदर हमारे सामान को तोला जाता है और चेक किया जाता है, क्योंकि हमारा जो कल्चर था, सिस्टम था, वो ख़त्म होके वो निगेटिव पे आ गया, यानी कम तोलने पे आ गया, चोर बाजारी पे आ गया, लुटेरे पे आ गया। इसलिए हमारी जो आइडेंटिटी है वो नुकसान पहुंचाई जा रही है। ये जो कदम बाबा साहब ने उठाया वो बहुत आगे बढ़ जाता अगर सब लोगों को जानकारी होती, पर अभी समय है इसका पूरे विश्व को फ़ायदा होने वाला है अगर हम पुरानी कल्चर को दोबारा से स्थापित करते हैं। पुराने अपने लोगों को बताते हैं कि आपका कल्चर, आपका धम्म, आपका जो बुद्ध, आपका सिस्टम ये है, उसी को बताने की कवायद चल रही है। इसलिए कोई आदमी ये कहे कि हम धम्म का परिवर्तन करा रहे हैं, जो धम्मिक है उसके धम्म का परिवर्तन इम्पॉसिबल है। कोई आदमी जो पहले से बुद्धिस्ट है, जो पैदाइशी बुद्धिस्ट है और जो 2600 साल से और उससे पहले से चला आ रहा है धम्मिक होता हुआ, उसकी कल्चर को नहीं बदला जा सकता। उसका कोई धर्म नहीं है, उसका सिर्फ धम्म है। तो उसको यहाँ याद कराने की कवायद चली है। बाबा साहब ने भी याद कराया। बाबा साहब ने कोई ऐसा नहीं है कि कहा हो कि आप ऐसा बन जाओ, वैसा बन जाओ, कोई नई चीज़ है। नई चीज़ नहीं है, पुरानी है, देश की है और देसी है। बाकी देसी नहीं है। बाकी सारी कल्चर बाहर से आयात की हुई हैं, इम्पोर्टेड कल्चर हैं, पर ये जो कल्चर है ये देसी कल्चर है। और इस देसी कल्चर की इतनी खास बात है कि इस देसी कल्चर को पूरी दुनिया ने अपनाया है।
चीन का तो नाम ही इसके ऊपर पड़ा हुआ है। चीन को बोलते हैं चाइना, और चाइना बना हुआ है झान से, उसको झान बोला करते हैं। तो झान को पाली में बोलते हैं ध्यान, जहाँ ध्यान लगाते हैं उसको झान बोलते हैं। झान से चांद पड़ा है, चांद से चीन पड़ा हुआ है। तो पूरा का पूरा आभा रथ है, और एक एक शब्द पाली का चलता है और एक एक शब्द बुद्ध का चलता है। हिंदी तो 80% पाली ही है, वही बुद्ध के वचन चलते हैं सारे, और एक एक शब्द वही मारक है। अब सवाल ले लें। हाँ, इसलिए पूरा कर दूँ। इसलिए नागपुर के अंदर बड़ी दीक्षा होने वाली है, मैं नागपुर में रहूँगा। आप लोग यहाँ दिल्ली में, क्योंकि यहाँ एक बड़ी दीक्षा होने वाली है, यहाँ रहेंगे। गुजरात के अंदर भी बताया कि वहाँ 10,000 का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, वो दीक्षा रहेगी। तो ये दिखाने का काम, समझाने का काम पूरे देश में है, और आप लोग इसको इसी तरह से अगर करेंगे तो ये हो जाएगा। धन्यवाद। आप लोग सवाल करना चाहें तो कर सकते हैं। मंत्री जी, आपने कहा भी कि जाति जो है वो धर्म में नहीं है, लेकिन देश भर में आप ही की तरह जो लोग तमाम लोग काम कर रहे हैं, उसमें बाबा साहब के पौत्र हैं, वो इस बात को बार बार रिपीट कर रहे हैं कि आप अपने जाति के कॉलम में, जाति और धर्म के कॉलम में बुद्धिस्ट लिखवाएं। तो क्या ऐसा संभव है कि जाति और धर्म दोनों साथ साथ चलें? देखिए, कभी कभी क्या होता है कि जब सांप काट लेता है ना, तो उसको ठीक करने के लिए सांप के जहर सी दवाई बनती है। तो जाति को ख़त्म करने के लिए कुछ समय के लिए इसका सहारा लेना पड़ सकता है, क्योंकि अभी हमारे लोग सोचते हैं कि रिजर्वेशन चला जाएगा, तो पहले जोड़ने की ज़रूरत है। रिजर्वेशन वैसे तो किताबों में रह गया, पेपर पे रह गया, हकीकत में तो बचा नहीं है। नौकरियां हैं नहीं, पढ़ाई इतनी महंगी कर दी कि अब पढ़ाई भी छिन गई है। लेकिन कुछ लोग छोटे लालच में जो बड़ा हमारा सब कुछ जो लूट गया है, उसको वापस लेने के बाद छोटे लालच में उलझे रहते हैं। मुझे लगता है आपके सवाल का यही सही जवाब है कि पहले जोड़ने की प्रक्रिया में अगर वो इस रास्ते से भी चलें, जुड़ तो जाएं। जब जुड़ जाएंगे, सच को जान लेंगे, उसके बाद वो अपने आप ही अच्छे रास्ते पा जाएंगे। गौतम साहब, आपके सवाल ले सकते हैं? जी बिल्कुल। आपके मतलब पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये दिख रहा है कि अपने लोगों की आप घर वापसी करा रहे हैं। जी, घर वापसी ना, जो भटक गया, घर वापसी पर वो शब्द हम इसलिए नहीं बोलते, वो शब्द उनका है, रिमाइंडर। हम अपनी संस्कृति में वापस लाने की बात कर रहे हैं। परिस्थितियों के हिसाब से शब्द बिल्कुल टेक्निकली जो है ना चेंज होते हैं, और उसी में खेला जाए तो ज़्यादा बेहतर मुझे लगता है। दो सवाल हैं कि एक तो धर्म और विचार अपने आप ट्रैवल नहीं करता है और उसको फैलाना पड़ता है, और बाबा साहब ने लिखा है इसको फैलाने के लिए प्रोफेशनल जो है ना भिक्खू, उनको सैलरी दिया जाए। आप तो एक साधारण उपासक हैं और कोशिश कर रहे हैं, इसके लिए बधाई की। कम से कम सिविल सोसाइटी के लोग, जहाँ तक हिंदी प्रदेश का मेरा अनुभव है, मिडिल क्लास सिविल सोसाइटी के लोग बुद्ध के आइडियाज़ पे बात कर रहे हैं और उसको प्रचार कर रहे हैं। लेकिन इसको फैलाने के लिए, घर घर पहुँचाने के लिए आपको प्रोफेशनल जो भिक्खू हैं, जो मॉन्क्स हैं, उनकी ज़रूरत होगी। क्या अभी तो दिख नहीं रहा हिंदी पट्टी में कोई जाके और दीक्षा का प्रचार प्रसार घर घर कर रहे हैं। वो आप ही लोग जा रहे हैं, चाहे यूट्यूब पे बोल रहे हैं, उससे जा रहा है। नंबर एक। नंबर दो, बाबा साहब को ही कोट कर रहा हूँ कि बर्मा में उन्होंने कहा था कि अब बौद्ध धर्म के पतन के बारे में भाषण दिया था 4th बुद्धिस्ट काउंसिल में, और कहा था कि कई कारण थे इसके डिक्लाइन होने के। एक तो इस्लाम का आक्रमण भी था, अफगानिस्तान तक पूरा बौद्ध था। दूसरा, ब्राह्मणों का भी आक्रमण था। तो लिखते हैं कि अब इस्लाम से हमें खतरा नहीं है, 54 का भाषण, हमें ब्राह्मणों से खतरा है। तो इस खतरे से निपटने के लिए क्या तैयारी करें? देखिए, इसमें हम 2 चरण पे काम कर रहे हैं। एक तो हम लोगों का जो अपना अनुभव है कि जो हमारे महापुरुष हुए भोजन समाज से, उन्होंने अपने अपने तरीके से प्रयास किए, लेकिन वो सफल क्यों नहीं हुए। एक तो असफलता के कारण पे हम लोग काफ़ी स्टडी कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। तो हमें ये समझ आया कि हमारे चूँकि परमानेंट कैडर सेंटर नहीं है, जिस तरह परमानेंट कैडर सेंटर आरएसएस के या दूसरे उनके मज़हब के लोगों के हैं, ईसाई के हैं, सिखों के हैं, मुस्लिम के हैं, हिंदुओं के हैं, उस तरह परमानेंट कैडर सेंटर भारत में हमारे लोगों के नहीं है। तो हम अपना परमानेंट कैडर सेंटर स्थापित कर रहे हैं। उसका क्या कुरिकुलम होगा, क्या उसमें पढ़ाया जाएगा, कौन कौन से हमारे महापुरुष हैं, उनके जीवन संघर्ष को किस तरह से पढ़ाना है, किस तरह डिजाइन करना है, उसकी डॉक्यूमेंट्री भी बनानी है। तो सब साधन पे काम चल रहा है। एक करीब 11 प्रोफेसर्स की टीम इस पे काम कर रही है। मोटा मोटा रोड मैप तैयार हो गया है। कंस्ट्रक्शन वाला काम, उस पे भी काम चल रहा है। दूसरा, हमारे बौद्ध भिक्षु जो बने, उनको भी कैडराइज करके, उनको ट्रेनिंग देके, भिक्षु एक तो कपड़े पहनने ना चीवर धारण करने से भिक्षु नहीं होगा,
उसको ज्ञान को अर्जित करना, फिर उस ज्ञान को आगे देना। मठाधीश बनने से नहीं चलेगा कि आप एक जगह कब्जा करके बैठ जाओ और वहीं बैठ जाओ, उसको मालिक बन जाओ, उससे नहीं चलेगा। बुद्ध के धम्म में भिक्षु का काम तो विचरण करना है और ज्ञान बांटना है, ज्ञान को फैलाना है। तो बुद्ध का जो धम्म का जो प्रकाश है, जो सबके लिए मंगलकारी है, उसको लोगों तक पहुंचाना है। इसके लिए हमें ऐसे भिक्षु तैयार करने, उनको बाकायदा पूरा एजुकेट करके, उनको पूरा कैडर दे के, पूरा धम्म का अच्छे से ट्रेनिंग दे के, फिर वो लोग आगे चलें। और समाज में भी हम उपासकों के बीच ऐसा संदेश दे रहे हैं कि उपासक भी समझें कि भिक्षु के खाने का, ठहरने का, मान लो 2 दिन के लिए यहाँ आया तो यहाँ कौन उपासक उनका ध्यान रखेंगे, यहाँ से ज्ञान दे के वो आगे चले गए, वहाँ कौन रखेंगे। तो हमें उपासकों के अंदर भी वो श्रद्धा भाव आना चाहिए। तो उस पर सब पे काम चल रहा है। मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में आपके सवाल रिजोल्व हो जाएंगे। नहीं, दूसरा एक खतरे की बात डॉक्टर अम्बेडकर ने की थी कि क्लियर बोले। नहीं, वो बिल्कुल सच बोला उन्होंने, लेकिन उस खतरे से बचने का मार्ग एक है। हम अगर ये हमें पता लग जाए कि भाई इस पानी में बैक्टीरिया है और ये जानने के बाद भी हम उसे पिएंगे, तो फिर तो इन्फेक्शन होना तय है, फिर बचेंगे कैसे बीमारी से। तो अगर आपके पास शुद्ध पानी है, अच्छा पानी है, तो हमें अच्छा पानी उपलब्ध है तो उसे पीना चाहिए। तो इसका एक ही तरीका है, जिन चीज़ों से खतरा है उससे तो दूरी तो बनाएं। आप खतरे की तरफ बढ़ोगे तो फिर तो सर तो फूटेगा ही। उस खतरे से अपने लोग को दूर करना है। वो खतरे बिल्कुल सही हैं, दोनों खतरे हैं वो। लेकिन सर, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो एक तरफ आप लोगों को घर वापसी करा रहे हैं, बौद्ध धर्म से जोड़ना चाहते हैं, और दूसरी तरफ आपकी ही पार्टी है, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, जब भी चुनाव की बात आती है तो लोगों को सबसे पहले मंदिरों की ओर लेकर। सॉरी, यहाँ पहले ही बात स्पष्ट हो गई थी कि ये कॉन्फ्रेंस, एक मिनट, ये कॉन्फ्रेंस समाज के बारे में, धर्म के बारे में है। पॉलिटिकल क्वेश्चन पूछना उसके लिए अलग से बाइट ले लेना, यहाँ आप सामाजिक बात कर सकते हैं। मैं धर्म के बारे में पूछना चाह रहा था। धर्म जो है कोई आज की वो नहीं है, ये बहुत पुरानी है, मगर इससे लोग क्यों बिछड़ गए जो आज जो है उनको जागरूक करना पड़ रहा है। देखिए, आप ये प्रूव करो कि हमारे लोग धम्म से बिछड़ गए या विमुख हो गए, और आप ये प्रूव करो कि जो घर वापसी का शब्द आप इस्तेमाल करते हो कि हम घर से बाहर गए कब हैं, घर छोड़ा कब है हमने। हमारी सिर्फ याददाश्त फेड हुई है, हमें सिर्फ याददाश्त, हमें याद कराया है। कोई आदमी किसी को किसी धर्म में कभी भी ज़िंदगी भर बदल ही नहीं सकता। जो बचपन से लेकर बुढ़ापे तक जो सीखता है उसको नहीं बदला जा सकता है। और धर्म की जड़ें बहुत गहरी होती हैं, और भारत में धर्म की जड़ें दुनिया तक पहुंची हैं, सबसे बड़ी हैं। सुनिए, मैं बता दूं आपको। एक मुस्लिम एमपी मुझे मिले, आप ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मुस्लिम एमपी की बात कर रहा हूँ, मेरे मित्र जामिया में रहे। वो कहते रहे कि समय बड़ा ख़राब है आपके लिए, आप दलित, और हमारे लिए हम मुस्लिम। वो ऐसे ही कुछ मित्र और भी लोग बैठे थे, वो पूरा आधा घंटा बोलते रहे, मैं चुप रहा। तो उनको थोड़ा खटका के बोला नहीं, तो बोले आपका क्या विचार है। तो मैंने कहा आप और हम ज़िंदगी में एक देश के नागरिक, एक परिवार के नागरिक नहीं हो सकते, क्योंकि आप यहाँ लोगों को कह रहे हैं दलित और अपने आप को कह रहे हैं मुस्लिम। आप मेरे को ये बताओ कि आप मुस्लिम कब से हो। अब वो सवाल का जवाब तो देना था। और मोहम्मद साहब का, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उनका जो बर्थ है वो 1400 साल पुराना है। तो 1400 साल पुराना ही तो कोई मुस्लिम होगा, इस्लाम में आया होगा। जब इस्लाम उन्होंने बनाया है, उससे पहले वो जिस फैमिली के रहे हैं वो ईसा की फैमिली रही है, वो ईसाई लोग रहे हैं। तो उससे पहले वो ईसा रहे होंगे, वो उनकी बात है जो यरूशलेम में चलती है। पर हमारे यहाँ जब मुस्लिम यहाँ आए होंगे तभी तो कोई मुसलमान बना होगा। कोई भविष्यवाणी तो हुई नहीं है कि वहाँ मोहम्मद साहब का बर्थ हुआ और यहाँ मुसलमान हो गए। वहाँ से कोई विचार आया, जब चला जब बने हैं। तो 1400 साल से पुराना नहीं हो सकता। फिर मैंने उससे पूछा कि अब आप बताओ 1400 साल पहले क्या थे। मुसलमान तो 1400 साल पहले थे नहीं, और आपके माता पिता तो रहे होंगे ना ये भारत में, बिना माता पिता के तो पैदा नहीं हुए हो। कह रहे हाँ जी, तो क्या रहे होगे। तो उन्होंने कहा कि हम अशोक के समय शायद बुद्धिस्ट रहे हैं। तो ये बात मानते हो। कह रहे हाँ जी, ये बात मानते हैं, क्योंकि जब हम मुस्लिम नहीं थे तो हम बुद्धिस्ट रहे होंगे। अच्छा ये बताओ, जब बुद्ध नहीं थे तब क्या थे। अब वो फिर अगर इसका तो पता नहीं। आप सबको चैलेंज है, आप अपनी आइडेंटिटी बता दो कि आपकी आइडेंटिटी क्या। सबको चैलेंज है, पूरे भारत के जितने लोग हैं सबको चैलेंज है। आप अपनी आइडेंटिटी बताओ कि आपकी आइडेंटिटी क्या है। आपको बुद्ध से पहले, क्योंकि अधिकतर हमारे जो लोग हैं वो बुद्धिस्ट पे आकर रुक जाते हैं, पर बुद्धिस्ट से पहले नहीं बातें। बुद्धिस्ट से पहले हम लोग प्राकृतिक धम्मिक थे, और हम सारे समण थे।
पर भारत में एक भी वर्ण नहीं था। वो कल्चर जो है वो कल्चर बुद्ध ने बताई है, इसलिए बाबा साहब का आदेश है कि आपको उस बुद्ध की कल्चर में आना है। 5 तारीख का प्रोग्राम है, उससे रिलेटेड सवाल पूछा जाए या कैमरा कैंप नहीं चल रहा, ठीक है? किसी को अनुमति नहीं है 5 तारीख के अलावा कोई सवाल पूछना? सर एक बेसिक से सवाल है जो हम लोग जूझते हैं उससे, और हम लोग जो खबरें चलाते हैं उसके बाद कई फ़ोन भी आते हैं कि लोगों के मन में एक बात रहती है कि जब हम बुद्धिस्ट बन जाएंगे तो उसके बाद हमारे रिजर्वेशन का क्या होगा, क्या हमें रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा कि नहीं। आप पेशे से एडवोकेट भी हैं, इसको क्लियरफाई करिए। संवैधानिक दृष्टि से अगर बात करूं तो 2016 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एक ऑर्डर निकला जिसकी कॉपी मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा, मैंने बाकी राज्यों में भी भेजी है, कि आप कास्ट सर्टिफिकेट अप्लाई करते वक्त वो लिख सकते हैं, आपको अलाउ वो मिल जाएगा सर्टिफिकेट। मैं तो उससे एक कदम आगे बढ़ के बोल रहा हूँ कि रिजर्वेशन तो वैसे ही ख़त्म हो चुका है, हमें तो आगे का सोचना है। हम बौद्ध में बनेंगे, पूरा भारत हमारा, सारी प्राकृतिक संसाधनों में हमारा हिस्सा कहाँ है? हम व्यापार में नहीं है, हम तो कहीं भी नहीं है, तो हमारे पास है क्या? और नौकरियाँ अब बची कहाँ हैं? छोटे लालच को छोड़ के अब पूरे देश के संसाधनों में हिस्सेदारी भागीदारी की बात करनी पड़ेगी। अब रिजर्वेशन की बात छोड़नी पड़ेगी। हमें देश के उद्योग में, देश के व्यापार में, देश के सारे प्राकृतिक संसाधनों में, एग्रीकल्चर लैंड में, जल जंगल ज़मीन में, जहाँ अरबों खरबों रुपया पैदा होता है, हमें उसमें सब में हिस्सा चाहिए। अब तो उसकी बात करनी पड़ेगी। सर एक छोटा सा सवाल है, मैंने कई बार पहले भी पूछा है। लगभग 70 साल से ज़्यादा हो गए भारतीय बौद्ध महासभा को काम करते हुए। समता सैनिक दल भी लगातार धर्म दीक्षा करवा रहा है। जब इस बारे में खोज खबर हमने की तो दिल्ली एनसीआर के अंदर सिर्फ 3 गजेटेड बौद्ध निकले पूरे दिल्ली एनसीआर के अंदर, जो कि रजिस्टर्ड बौद्ध हैं गजेटेड। उसके अलावा हर साल इतने लाखों लोग बौद्ध बन रहे हैं, कभी श्रीलंका से, थाईलैंड से, बहुत कंट्री से। कोई अंतानी जी आप 4 साल बाद रिकॉर्ड चेक करना कितने नहीं, मैं उस बारे में जानना चाह रहा हूँ कि क्या इस बारे में भी हमारा जो मिशन जय भीम है काम कर रहा है कि उनको, क्योंकि यूपी गवर्नमेंट ने, मैं ब्रीफ में आपको बता दूं, उन्होंने एक कानून बनाया है कि अब डीएम से पूछे बिना आप अपने धर्म को या धर्म को चेंज नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं उनको पता था कि उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत तीव्र गति से बौद्ध धर्म की तरफ लोग वापिस आ रहे हैं, तो ऐसा मिशन जय भीम में भी कुछ। अंतानी जी एक बात तो मैं बड़ी इस बात से खुश हूँ कि सारे पत्रकार आपका आदेश मानते हैं और जानकारी लेने के लिए रुक जाते हैं। दूसरा सवाल का जवाब ये है कि जो और मत हैं उनमें कहाँ सर्टिफिकेट, और पूरे दुनिया के अंदर जो मत है कौन गजेटेड सर्टिफिकेट देता है और कौन मत का सर्टिफिकेट है और किसके पास है? हमारे पास अशोक का सर्टिफिकेट है कि भारत बौद्ध में भारत है, वो अपना सर्टिफिकेट दिखाओ भाई, तुम कौन हो, क्या हो। उनके सर्टिफिकेट कोई पूछता नहीं, आप अपने सर्टिफिकेट अपने लोगों से बात करते हो। यहाँ जो बात कर रहे हैं, एक सेकंड, यहाँ जो बात कर रहे हैं, एक सेकंड लूँगा बस, यहाँ जो बात कर रहे हैं ये शेड्यूल कास्टों के बौद्ध बनने की बात नहीं है, इसको थोड़ा वाइड कर लो। भारत के अंदर इतने से वमन हैं और इतने समण हैं, जब ये सारे अपने कल्चर में, अपने धर्मों में, अपने बुद्ध में आ जाते हैं तो आपका संविधान ये कहता है जिसकी जितनी संख्या भारी, बताओ क्या चाहिए हिस्सेदारी? फिर कहाँ दिक्कत है आपको? ये आरक्षण जैसी चीज़ तो हम देंगे, वो लेंगे थोड़ी, हम तो देंगे, देने वालों में से हम हैं। तो आप सोच को बड़ा करो, सोच बड़ा करने के लिए तो धम्म है, सोच बड़ा। अब आप अंबेडकर को खींच के अनुसूचित जाति में ले आओ और छोटा कर दो, और संवैधानिक होकर उनको विश्व जो उनकी विभूति है उससे खींच के नीचे तक ले आओ, दीना भाना जी को खींच के जाति में ले आओ, तो आपका क्या होगा? आप लड़ो जाति में, करो छोटे छोटे बनाओ घर। 6,743 ये हैं और 29 लाख संगठन है, तो 29,6,743 टुकड़ों में बटो और उसकी पत्रकारिता करो तो जीत जाओगे, बात खत्म होती है। सर बौद्ध धर्म से लोगों को जोड़ने से आपका क्या मतलब है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, क्योंकि आप एक तादाद, बड़ी संख्या की बात कर रहे हैं, लाख फिर करोड़ तक। बौद्ध धर्म से मतलब है बुद्धि पे आधारित। सवाल दूसरा है, सवाल ये है कि आप जिस संख्या की बात कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे बड़ी तादाद में लोग हैं जिनको मैं जानती हूँ कि वो बौद्ध हैं, धर्म से जुड़े हुए हैं, लेकिन हिंदू मोह को नहीं छोड़ पाते। गंगा में अभी भी वो विसर्जित करते हैं मूर्तियाँ, मूर्ति पूजन। मैं आप ही के सवाल का जवाब दे रहा हूँ, तो इससे उस मोह से कैसे मैं निकालता हूँ। एक्चुअली क्या है कि बौद्ध धर्म बुद्धि और ज्ञान पे आधारित धर्म है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण पे आधारित धर्म है। धर्म में और धर्म में पहले तो एक तो अंतर करना सीखो। धर्मशास्त्र से चलता है और धर्मशास्त्र सवाल पूछने की, क्वेश्चन करने की इजाज़त नहीं देता। धम्म ज्ञान से चलता है, बुद्धि और विवेक से चलता है, तर्क से चलता है, उसमें क्वेश्चन पूछने की इजाज़त है, उसमें आडंबरवाद पाखंडवाद के लिए कोई जगह नहीं है। तो जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं
वो लोग अभी उनके ज्ञान के चक्षु खुले नहीं हैं। जिस दिन उन्हें ज्ञान मिल जाएगा, जिस दिन समझ आ जाएगी, उस दिन वो अज्ञानता के रास्ते को छोड़ देंगे। अभी तो उन्हें ये पता ही नहीं है, जिस लाठी को वो तेल पिला रहे हैं वो लाठी उनके सर को फोड़ रही है। ज्ञान लेंगे कैसे? उनका ज्ञान का ग्लास ऑलरेडी भरा हुआ है उस नहीं, उसीलिए तो हमारी जिम्मेदारी है ये, इसीलिए तो हम ये सब काम कर रहे हैं। अगर वो पहले से ही विद्वान होते और ज्ञान के रास्ते पे चलते, अंधकार से दूर हो जाते, फिर हमें मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसीलिए हमें करनी है क्योंकि वो गलत रास्ते पे हैं, उन्हें सही मार्गदर्शन की ज़रूरत है। उन्हें, जैसा इन्होंने कहा ना कि हम तो बौद्ध तो थे पहले से ही हैं, याददाश्त चली, याददाश्त वापस दिलानी है, वही काम करना है। आपका जो फोल्डर है, सवाल है सर कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म्स में कि एक परसेप्शन बना दिया गया कि बुद्धिज्म मतलब शेड्यूल कास्ट, तो जो सम्राट अशोक के वंशज हैं हम लोग के लिए, तो जिसमें खासकर किसान जातियाँ हैं, ओबीसी जिसको बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशनल कहा है, मराठा, जाट, गुर्जर, पटेल, इनको कैसे जोड़ेंगे? इसके लिए कोई रोड मैप है क्या? जी बिल्कुल है, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये किसी और ने नहीं बनाया। ये जो दलित समाज के कुछ लोग हैं जिन्होंने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को और बुद्ध को अपने तक सीमित रख दिया है, वो लोग ये छाप लगा रहे हैं। बुद्ध का धर्म तो ज्ञान पे आधारित है, बुद्धि पे आधारित है, विवेक पर आधारित है। वो तो एक जीवन जीने का एक अच्छा मार्ग है, उसमें जाति के लिए, वर्ण के लिए कोई स्थान ही नहीं है। जो लोग अभी भी जाति में बने हुए हैं वो लोग फिर बौद्ध नहीं है। तो हम जो काम कर रहे हैं वो अपने लोगों को ज्ञान, जो बुद्ध का असली ज्ञान है, जो बाबा साहब दे कर गए, रिमाइंड करा कर गए, उसको लोगों को एक तरीके से समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि आप सच को जानो। किसी बात को राजेंद्र गौतम के कहने से मत मानो, सुधीर के कहने से मत मानो। जो बुद्ध खुद कह के गए कि किसी विद्वान ने कही है, मैंने कही है, बड़े पुस्तकों में लिखी, उससे मत मानो। पहले उसको जानो, उसको बुद्धि और विवेक की तर्कपूर्ण कसौटी पर कस के देखो, उसके बाद आपको लगे बात सही है तो मानो। तो हम तो सच्चाई का बोध करा रहे हैं। जैसे जैसे लोग सच्चाई को जान जाएंगे, वैसे वैसे ये जो जाति की बीमारियाँ ना, ये बेड़ियाँ टूट जाएंगी। आप विश्वास रखिए, आने वाला समय बहुत अच्छा है। थैंक यू वेरी मच। नमो बुद्धाय, जय भीम।